सभी बच्चों का बाल भारती क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। देखिए प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी कूलाम के नियम तथा कूलाम के नियम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर हमने चर्चा की थी। कूलाम के नियम में हमने पढ़ा था, जब दो स्थिर बिंदुवत आवेश एक दूसरे से परस्पर स्मॉल r दूरी पर रखे हों तो उन आवेशों के मध्य निर्वात में लगने वाला विद्युत बल होता है, यह आता है आपके F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये तो आता है आवेशों के मध्य निर्वात में लगने वाला विद्युत बल। यदि आवेशों के मध्य कोई माध्यम रखा हो तो इस स्थिति में माध्यम की उपस्थिति में दो आवेशों के मध्य विद्युत बल आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। यहां पर एप्सिलॉन नॉट तो है निर्वात की विद्युतशीलता, जिसका मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और एप्सिलॉन को हम कहते हैं माध्यम की विद्युतशीलता, जो कि निर्भर करती है माध्यम की प्रकृति पर। और दो आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल सदैव निर्वात या वायु में ही अधिकतम होता है। माध्यम की उपस्थिति में उस बल का प्रभाव कुछ कम हो जाता है। इसके बाद हमने कूलाम के नियम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर हमने बात की थी कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, जिस पर हमने चर्चा की थी। पहली बात बताई थी, कूलाम के नियम की सहायता से केवल हम दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य ही विद्युत बल ज्ञात कर सकते हैं। दो गतिमान आवेशों की यदि बात करें हम, तो गतिमान आवेशों के मध्य विद्युत बल के अतिरिक्त चुंबकीय बल भी उत्पन्न हो जाता है। तो गतिमान आवेशों के मध्य विद्युत बल ज्ञात करना कूलाम के नियम की सहायता से संभव नहीं हो पाता है। कूलाम का नियम केवल 10⁻⁻15 मीटर से कुछ किलोमीटर तक की दूरियों के लिए ही लागू होता है, क्योंकि 10 से 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरियों के लिए नाभिकीय बल उत्पन्न हो जाता है। तीसरी बात, कूलाम का नियम गति के तृतीय नियम की पालना करता है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम की। यह बात हमने किस आधार पर कही थी, क्योंकि जब हम दो आवेशों को एक दूसरे के सापेक्ष कुछ दूरी पर रखते हैं तो उन दोनों आवेशों के मध्य विद्युत बल कार्य करता है। अर्थात एक आवेश दूसरे आवेश पर जितना बल लगाता है, दूसरा आवेश भी उतना ही बल पहले आवेश पर लगाता है। ये दोनों बल परिमाण में समान होंगे, प्रकृति में विपरीत होंगे। इसलिए हम कहते हैं कूलाम का नियम गति के तृतीय नियम की पालना करता है। फिर हमने कुछ तथ्य भी पढ़े थे आगे कि कूलाम के नियम का स्थिर वैद्युतिकी में वही महत्व होता है जो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का गुरुत्वाकर्षण भौतिकी में होता है। और बस फर्क इतना सा है, कूलाम के नियम में तो हम कणों का आवेश प्रयुक्त करते हैं विद्युत बल निकालने के लिए, और इसके संगत न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम में हम कणों का द्रव्यमान प्रयुक्त करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल निकालने के लिए। इसके बाद हमने कहा था कि किन्हीं दो आवेशित कणों के मध्य लगने वाला विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत प्रबल होता है। इसको हमने निकाल कर भी देखा था। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन प्रोटॉन अथवा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य हम विद्युत बल निकालते हैं r दूरी पर, गुरुत्वाकर्षण बल भी हम निकालते हैं, और हमें यही निष्कर्ष मिलता है कि विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत अधिक प्रबल प्राप्त होता है। ये बात हुई थी हमारी। उसके बाद हमने डिस्कस किया था आपेक्षिक विद्युतशीलता पर। किस पर किया था हमने? आपेक्षिक विद्युतशीलता, जिसे हम माध्यम का परावैद्युतांक भी कहते हैं। परावैद्युतांक को हम लिखते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता को ही हम परावैद्युतांक कहते हैं। इसे हम लिखते हैं एप्सिलॉन r से। इसकी परिभाषा हम दो प्रकार से देते हैं। पहला तो हम लिखते हैं
एप्सिलॉन आर बराबर एफ बटा एफ डैश। एप्सिलॉन आर बराबर क्या होता है? एफ बटा एफ डैश। इसका मतलब किन्हीं दो स्थिर आवेशों के मध्य निर्वात में कार्यरत विद्युत बल तथा माध्यम की उपस्थिति में उन आवेशों के मध्य कार्यरत विद्युत बल कि दो आवेशों के मध्य निर्वात में तो कितना विद्युत बल लग रहा है और माध्यम की उपस्थिति में कितना विद्युत बल लग रहा है, दोनों के अनुपात को हम कहते हैं माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता या पराविद्युतांक हम कहते हैं। जब हम इसको आगे हल करते हैं, क्योंकि हमने पढ़ रखा है दो आवेशों के मध्य निर्वात में कितना बल लगता है, माध्यम में कितना बल लगता है, जब हम इसे हल करते हैं तो हमें एप्सिलॉन आर बराबर मिलता है एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। यानी कि हमें एक तथ्य और मिलता है कि किसी माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को हम माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहते हैं। इसका मान सदैव माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब यदि हम बात करें, सबसे पहली बात निर्वात या वायु की बात करें, क्योंकि वायु को हम निर्वात के समतुल्य मानते हैं, ठीक है। तो निर्वात या वायु के लिए एप्सिलॉन आर बराबर होता है एक, कि निर्वात अर्थात कोई माध्यम ना हो या वायु, इनका परावैद्युतांक हम सदैव एक मानते हैं। ये पॉइंट्स ध्यान रहे, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं चीजें। दूसरी बात, कुचालकों के लिए जो पदार्थ कुचालक होते हैं, कुचालक पदार्थों के लिए जो पराविद्युतांक होता है एप्सिलॉन आर, ये ग्रेटर देन होता है 1, कि कुचालक पदार्थों के लिए परावैद्युतांक 1 से बड़ा होता है। फिर तीसरी बात हम करें, चालक या धातुओं के लिए, धातुओं या चालकों का जो परावैद्युतांक होता है एप्सिलॉन आर, वह बराबर होता है अनंत। ये 3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं कि निर्वात या वायु का परावैद्युतांक 1 होता है, कुचालक पदार्थों का परावैद्युतांक ग्रेटर देन 1 होता है, यानी कि 1 से बड़ा होता है, और धातु या चालक पदार्थ जो होते हैं उनका परावैद्युतांक सदैव अनंत होता है। क्यों होता है? ये पॉइंट्स आपको कतई रटने की आवश्यकता नहीं है। जब आप चौथा चैप्टर पढ़ेंगे, तीसरा चौथा चैप्टर आप पढ़ेंगे विद्युत विभव और विद्युत धारिता का, तो बेटा उस चैप्टर में आप इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लेंगे, निश्चित रूप से आप निकाल कर देख लेंगे कि परावैद्युतांक कुचालक पदार्थों का ग्रेटर देन 1 क्यों होता है और चालक या धातुओं का अनंत क्यों होता है, उसमें आपको निष्कर्ष मिल जाएगा। फिलहाल आप ध्यान रखें, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, निर्वात या वायु के लिए परावैद्युतांक का मान 1 होता है, कुचालकों के लिए परावैद्युतांक का मान 1 से बड़ा होता है। कितना ही हो सकता है, क्योंकि निर्भर करेगा उस माध्यम की प्रकृति पर। और चालक या धातुओं के लिए परावैद्युतांक का मान होता है अनंत। क्योंकि ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूं आपको, मैं आगे पढ़ेंगे तो सही आप सबका निष्कर्ष कि ऐसा क्यों हो रहा है, किस निष्कर्ष के आधार पर हम ये बात कह रहे हैं। ये बात मैं फिलहाल आपको इसलिए बता रहा हूं। अभी कई बार इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं कि दो आवेशों के मध्य इतना विद्युत बल कार्य करता है, यदि इन आवेशों के मध्य किसी धातु या चालक की पट्टिका को रख दें तो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल क्या होगा। तो ये बात ध्यान दें आप, एप्सिलॉन आर बराबर एफ बटा एफ डैश, कि किसी माध्यम का परावैद्युतांक बराबर होता है आवेशों के मध्य निर्वात में लगने वाला विद्युत बल बटा माध्यम की उपस्थिति में लगने वाला विद्युत बल। यदि आप इससे एफ डैश का मान निकालें तो एफ डैश बराबर होगा एफ बटा एप्सिलॉन आर, कि यदि किसी माध्यम का परावैद्युतांक है एप्सिलॉन आर, हम उस माध्यम को दो आवेशों के बीच में रख देंगे तो अब माध्यम की उपस्थिति में आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होगा एफ डैश कितना होगा,
F बटा एप्सिलॉन आर। इसी से हम हल करके निकाल रहे हैं इसको हम। अब यदि बात करें दो आवेशों के बीच रखा गया माध्यम क्या है, धातु की पट्टिका या कोई चालक पट्टिका है, तो चालक का पराविद्युतांक होगा अनंत, और जब किसी संख्या में अनंत का भाग दोगे तो F डैश बराबर हो जाएगा 0। तो इस बात को आप ध्यान रखें। जब हम देखो ये एक पॉइंट बन गया है, एक नंबर का प्रश्न बन गया ये, कि यदि हम किन्हीं दो आवेशों के मध्य किसी धातु की या किसी चालक पट्टिका को रख दें तो उन आवेशों के मध्य लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उन आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कब, जब हम दो आवेशों के मध्य किसी धातु की या किसी चालक पट्टिका को हम रखते हैं। तो ये एक नंबर का एक प्रश्न बन गया आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। समझ में आ गया बेटा सभी को, आपको इन चीजों को। अब हम बात करते हैं देखो कूलाम के नियम पर आधारित कुछ प्रश्नों पर। हालांकि आप ये बात जानते हैं कि फिजिक्स में प्रश्नों की कोई लिमिट नहीं होती, कोई कंडीशन फिक्स नहीं होती, किसी भी कंडीशन के आधार पर कितने ही प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। फिलहाल मैं कुछ 3 प्रकार की स्थितियों के प्रश्न करा रहा हूं, आप इन्हें करें, कोई समस्या हो तो आप मुझसे इन्हें पूछ सकते हैं। कुछ प्रश्नों पर आप ध्यान दे देखिए। पहला प्रश्न है, समान आकार के दो आवेशित चालक गोलों पर क्रमशः +q -3q आवेश उपस्थित है तथा इनके केंद्रों के मध्य की दूरी स्मॉल r है। प्रश्न में कहा गया है आपसे दो चालक गोले हैं, एक चालक पर आवेश है +q, दूसरे चालक पर आवेश है -3q और दोनों के केंद्रों के मध्य की दूरी स्मॉल r है। ठीक है, प्रश्न में देख लिया हमने। अब क्या करा है, यदि इन गोलों को आपस में स्पर्श करवाकर पुनः उतनी ही दूरी पर रख दिया जाए तो इनके मध्य विद्युत बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चालकों गोलों के मध्य विद्युत बल पूछ रहा है कब, पहले तो दोनों के केंद्रों के मध्य की दूरी r है, बाद में उन्हें स्पर्श करवाकर उतनी दूरी पर फिर से रख रहा है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा ये तो हम जब बताएंगे ना, जब हमें पता लगे कि पहले बल तो इतना लग रहा था, बाद में इतना लग रहा है, उसके आधार पर तो हम कंपेयर करेंगे कि प्रभाव पड़ा क्या है। तो देखिए आप इसमें +q और -3q आवेश के दो चालक गोलों के मध्य केंद्रों के बीच की दूरी है स्मॉल r, तो इन चालक गोलों के मध्य विद्युत बल लगेगा F बराबर कूलाम के नियम से क्या आता है K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। कूलाम के नियम में हम Q1 Q2 क्या लेते हैं, केवल आवेशों का परिमाण काम में लेते हैं, प्रकृति काम में नहीं लेते, क्योंकि प्रकृति तो आकर्षण या प्रतिकर्षण को ही बताएगी, हमें तो अभी बल का परिमाण निकाल के देखना है, तो हम केवल आवेशों का परिमाण ही काम में लेंगे। तो देखो F बराबर आ जाएगा K, पहले आवेश Q1 की जगह क्या आ जाएगा Q, पहले आवेश का परिमाण है Q, दूसरे आवेश का परिमाण कितना दे रखा है आपको 3Q, बटा में आ जाएगा R स्क्वायर, यही होगा। तो इसको हल करेंगे, आ जाएगा आपके पास 3KQ स्क्वायर बटा R स्क्वायर। समीकरण 1, प्रारंभ में इन गोलों के बीच यही बल लग रहा है 3KQ स्क्वायर बटा R स्क्वायर। अब प्रश्न की कंडीशन पर आए, क्या कहा है, दोनों गोलों को आपस में स्पर्श करवाकर, कि अब हमने क्या करा, स्पर्श विधि को काम में ले लिया, दोनों गोलों को आपस में स्पर्श करवा दिया, एक पर आवेश है +q, दूसरे पर आवेश है -3q। अब आप खुद देखें, जैसे ही हम दोनों गोलों को आपस में स्पर्श कराएंगे तो ये दोनों गोले अलग अलग निकाय की भांति व्यवहार करेंगे या एक ही निकाय की भांति व्यवहार करेंगे, एक ही निकाय की भांति व्यवहार करेंगे क्योंकि दोनों आपस में मिल गए, और जैसे दोनों गोलों आपस में मिलेंगे
तो ये धनावेश तो ऋणावेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा और ये ऋणावेश धनावेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो कहने का तात्पर्य है जैसे हम दोनों गोलों को आपस में स्पर्श करवाएंगे तो दोनों गोलों का जो आवेश होगा वो अलग अलग होगा या आपस में मिल जाएगा, आपस में मिल जाएगा। तो निकाय का कुल आवेश कितना हो जाएगा, Q माइनस 3Q बराबर माइनस 2Q, यही होगा। तो अब निकाय का कुल आवेश आएगा माइनस 2Q। ये माइनस 2Q आवेश एक गोले पर होगा या दोनों का कुल आवेश होगा, दोनों का कुल आवेश होगा। अब हम क्या कर रहा है, अब देखो, अब हम इस प्रश्न में कह रहे हैं कि दोनों गोलों को स्पर्श करवाकर उतनी ही दूरी पर वापस रख दिया जाए। कि पहले दोनों गोलों के केंद्रों के मध्य की दूरी स्मॉल r थी, अभी भी इनको आपस में एक दूसरे से कितनी दूरी पर रख दिया, स्मॉल r दूरी पर रख दिया। निकाय का कुल आवेश कितना हो चुका है दोनों को स्पर्श कराते ही, माइनस 2Q। मैंने आपको बताया था स्पर्श विधि में गोलों पर आवेशों की प्रकृति तो कैसी होती है, समान ही होगी, पर परिमाण किस पर निर्भर करेगा, उनके आकार पर। ये दोनों गोले कैसे आकार के हैं, समान आकार के। तो ये जो निकाय का कुल आवेश है माइनस 2Q, ये दोनों गोलों पर अलग अलग आएगा या एक समान रूप से विभाजित हो जाएगा, एक समान रूप से विभाजित होगा, क्योंकि दोनों गोलों का आकार भी कैसा है, समान है। तो इस माइनस 2Q आवेश में से पहले गोले पर कितना जाएगा, माइनस Q, दूसरे गोले पर भी कितना जाएगा, माइनस Q, क्योंकि दोनों कैसे आकार के हैं, समान आकार के हैं। आपने उनको पहले आपस में स्पर्श करा दिया फिर अलग कर दिया, तो जितना भी आवेश था निकाय का वो आधा आधा बढ़ जाएगा। अब हम गोलों के मध्य विद्युत बल निकालें, F डैश बराबर K, कूलाम के नियम से फिर हम लगाएंगे Q1 Q2 आवेशों का परिमाण। पहले आवेश का परिमाण भी Q है, दूसरे का परिमाण भी Q है, बटा में आ जाएगा R स्क्वायर। तो आ जाएगा F डैश बराबर आ जाएगा KQ स्क्वायर बटा R स्क्वायर। तो पहले दोनों गोलों के बीच लग रहा था 3KQ स्क्वायर बटा R स्क्वायर बल लग रहा था। अब हमने इन दोनों के स्पर्श कराकर पुनः उतनी दूरी पर रखा, तो बल लग रहा है KQ स्क्वायर बटा R स्क्वायर। तो क्या प्रभाव पड़ा है बल पर, कंपेयर कर दो। इसलिए समीकरण 1 से हम बात करें तो F बराबर यह आ जाएगा 3, क्या लिखा हुआ है, KQ स्क्वायर बटा R स्क्वायर, और ये KQ स्क्वायर बटा R स्क्वायर किसका मान आ गया, F डैश का मान आपको मिल गया, तो आ जाएगा 3F डैश, यही होगा। तो F डैश, हमें तो F डैश बताना है कि बाद में बल होगा कितना, तो F डैश बराबर कितना होगा, 1/3F। मिल गया निष्कर्ष आपको कि जैसे हम इन दोनों गोलों को आपस में स्पर्श करवाएंगे और वापस पहले वाली दूरी पर ही हम इन्हें रख देंगे, तो दोनों के बीच लगने वाला विद्युत बल पहले वाले बल की अपेक्षा कितना हो जाएगा, 1/3 रह जाएगा, 1/3 गुना रह जाएगा। समझ में आएगी सभी को, ठीक है बेटा। अब हम दूसरे प्रश्न की बात करें। दूसरे प्रश्न की हम बात करें, दूसरे प्रश्न में कहा है समान परिमाण के दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य की दूरी स्मॉल r है। कि दो आवेश जिनके परिमाण कैसे हैं, समान परिमाण होंगे, तो एक Q होगा तो दूसरा भी कितना होगा, Q होगा। तो दोनों के मध्य की दूरी स्मॉल r है। तो देखो समान परिमाण के दो आवेश, पहला आवेश Q है तो दूसरा आवेश भी होगा Q, दोनों के बीच की दूरी दे रखी है आपको स्मॉल r, तो दोनों के बीच लगने वाला बल कितना होगा, F बराबर K, Q1 Q2 दोनों का परिमाण समान है तो Q रखेंगे, बटा R स्क्वायर आगे आ जाएगा KQ स्क्वायर बटा R स्क्वायर, यही होगा बल। प्रश्न की देखो, प्रश्न को हल करने का तरीका होता है आप उसकी एक एक कंडीशन को पकड़ें और उन्हें आप हल करते जाएं। यदि आप सोचें
कि हम एक बार में पूरा प्रश्न पढ़ के फिर एक साथ काम करें, तो वो पॉसिबल नहीं है, उसमें आपको ही परेशानी होगी। k² बटा r²। अब क्या कर रहा है, इनके परिमाण को आधा व इनके मध्य की दूरी को दुगुना करने पर विद्युत बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये वाला। आपसे कह रहा है इनके परिमाण को आधा कर दे, तो पहले वाले आवेश का परिमाण q था, आधा होगा तो कितना रह जाएगा, q बटा 2। दूसरे वाले आवेश का परिमाण भी q था, आधा होते कितना हो जाएगा, q/2। दूरी को क्या कर दिया, दुगुना कर दिया। पहले दोनों आवेशों के बीच की दूरी r थी, और जैसी दूरी दुगनी होगी तो कितनी हो जाएगी, 2r। अब कहा है प्रश्न में इनके बीच लगने वाले विद्युत बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मान लीजिए अब विद्युत बल F की जगह कितना हो गया, F' हो गया। कूलाम के नियम से निकाले तो आ जाएगा K Q1 Q2, पहले आवेश का परिमाण Q बटा 2, दूसरे आवेश का परिमाण Q बटा 2 बटे में नीचे आता है r²। अब दोनों के बीच की दूरी r नहीं है बल्कि कितनी है, 2r। इसका कर देंगे होल स्क्वायर। स्क्वायर 2r का ही होगा क्योंकि दूरी अब r नहीं है, 2r है, स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4। तो आ जाएगा 1/4 k Q² बटा 2r का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4r²। ये हो जाएगा। तो आ जाएगा इससे F' बराबर 1/4 को 4 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 16। आगे आ जाएगा KQ² बटा r²। तो आ जाएगा इससे F' बराबर 1/16, और ये क्या बन गया, KQ² बटा r²। F का मान बन चुका, तो आ जाएगा 1/16F। यानी कि अब उन आवेशों के बीच लगने वाला जो विद्युत बल होगा पहले की अपेक्षा कितना गुना हो जाएगा, 1/16 गुना हो जाएगा। ठीक है। अब एक चीज और ध्यान दो, आपसे कहा था ना इसमें दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के बीच की दूरी r है। ठीक है। यदि आपसे कुछ भी ना कहे ना कि आवेश माध्यम में रखे हैं या निर्वात में रखे, कुछ भी बात ना करें, तो आप तो उनको कहां पर मानोगे, निर्वात में ही मान के चलो आप तो उन आवेशों को। माध्यम की बात करें तो आप माध्यम की कंडीशन को पकड़ें। ये था आवेशों के बीच लगने वाला बल। इसके बाद हम तीसरे प्रश्न को लेते हैं। तीसरा प्रश्न भी अच्छा प्रश्न है। इसमें कहा गया है 9e स्मॉल e 9e व 4e परिमाण के दो आवेशों के मध्य की दूरी 1 मीटर है। बढ़िया प्रश्न बेटा ये वाला। अच्छा 9e व 4e यानी कि एक आवेश तो इलेक्ट्रॉन के आवेश का 9 गुना है, एक कितना गुना है, 4 गुना। परिमाण के दो धनावेशों के मध्य की दूरी, परिमाण तो इलेक्ट्रॉन के आवेश का 9 गुना है, इस पर 4 गुना है, पर कैसे हैं दोनों, धनावेश है, के मध्य की दूरी 1 मीटर है। एक आवेश तो है 9e और दूसरा आवेश है 4e। ये आवेश है, दोनों कैसे हैं, धनावेश। के मध्य की दूरी आपको दी हुई है यहां पर 1 मीटर। ये जो टोटल दूरी है वो दे रखी है दोनों के बीच की 1 मीटर। यही होगा। अब आप देखो इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर प्लस q आवेश को रखने पर वह संतुलन स्थिति में होगा। कि हमने क्या करा है, एक आवेश है प्लस q, सॉरी कितना दे रखा है, हाँ ठीक है, एक आवेश है प्लस q, हमें कहां पर रख रहा है, इस आवेश को दोनों को मिलाने वाली रेखा पर रखना है। पर कहां रखना है यही तो हमें बताना है कि हमको क्या करना है, एक प्लस q आवेश को इन दोनों आवेशों के बीच कहीं पर इस मिलाने वाली रेखा पर रखना है, और यह बताना है कि किस जगह रखने पर यह संतुलन स्थिति में रहेगा। संतुलन की स्थिति आपने पढ़ रखी है ना यांत्रिकी में। देखो संतुलन की स्थिति का मतलब है
किसी कण पर लगने वाला कुल परिणामी बल शून्य होना। यदि किसी कण पर लगने वाला कुल परिणामी बल शून्य हो तो वह कण हमेशा कौन सी स्थिति में होता है? संतुलन की स्थिति में होता है। ये हम आगे बात कर रहे हैं। फिलहाल तो देखो आप कि दोनों को मिलाने वाली रेखा पर मान लीजिए बिंदु O पर हमने किस आवेश को रख दिया? प्लस Q आवेश को रख दिया। अब हमें यही तो बताना है कि कहां पर हमने रखा है कि ये संतुलन में होगा। तो हमने मान लिया 9e आवेश से इसको कितनी दूरी पर रखा है? x दूरी पर रखा है कि हमने दोनों आवेशों के मध्य इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर प्लस Q आवेश को बिंदु O पर रख दिया, जो कि 9e आवेश से कितनी दूरी पर है? x दूरी पर। यही तो बताना हमें कि रखना है कहां। तो हमने कह दिया हमने इसको कितनी दूरी पर रख दिया? x दूरी पर रख दिया। तो जब हम इस प्लस Q आवेश को इस आवेश से x दूरी पर रखेंगे, इस आवेश से दूरी होगी x, तो 4e आवेश से दूरी कितनी होगी? 1 माइनस एक्स। ये टोटल है, इसमें से x घटा दिया तो प्लस Q की प्लस 4e आवेश से दूरी होगी 1 माइनस एक्स, यही होगी। अब आप देखें कि ये प्लस Q आवेश संतुलन की स्थिति में होना चाहिए। अब देखो आप इस प्लस Q आवेश पर कितने विद्युत बल लगेंगे? 2 विद्युत बल लगेंगे। कितने विद्युत बल लगेंगे? 2 विद्युत बल। पहला तो लगेगा प्लस 9e के कारण, दूसरा लगेगा प्लस 4e के कारण। तो एक एक बल को आप देखें तो हम लिखते हैं प्लस Q आवेश पर, क्योंकि ये प्लस Q आवेश कितने आवेशों से घिरा है? 2 से ही तो घिरा है। तो प्लस Q आवेश को 9e भी क्या करेगा? समान प्रकृति के कारण प्रतिकर्षित करेगा, 4e भी इसे प्रतिकर्षित करेगा। तो पर हमें ध्यान देना है, बल हमें किस पर देखना है? प्लस Q आवेश पर, क्योंकि संतुलन में कब होगा ये आवेश? जब इस पर लगने वाला कुल बल कितना हो? शून्य हो। तो आ जाएगा प्लस Q आवेश पर प्लस 9e आवेश के कारण बल, प्लस 9e आवेश के कारण बल, यही होगा। क्या आ जाएगा? मान लीजिए आपने इसे मान लिया F1। अब आप देखो प्लस 9e आवेश इस प्लस Q को आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि समान प्रकृति है। तो हमें प्रतिकर्षण 9e पर नहीं देखना, हमें प्लस Q पर देखना है, क्योंकि ये कण संतुलन में कब होगा? जब इस पर परिणामी बल शून्य हो। तो जब प्लस 9e आवेश प्लस Q को प्रतिकर्षित करेगा तो अपनी ओर खींचेगा या दूर धकेलेगा? दूर धकेलेगा। तो इस प्लस Q आवेश पर 9e का जो प्रतिकर्षण होगा वह कहां पर होगा? इस तरफ होगा, यानी कि 9e आवेश प्लस Q को अपने से दूर धकेलेगा, यानी कि दूसरी तरफ धकेलेगा। तो ये बल हो जाएगा F1 बल, जो 9e के कारण लग रहा है प्लस Q को इसे दूर धकेलेगा। 4e आवेश के कारण प्लस Q पर जो बल लगेगा वो कैसा होगा? 4e आवेश भी इसके समान प्रकृति का है, तो ये 4e आवेश भी क्या करेगा? प्लस Q को अपनी ओर आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। तो जब ये प्लस 4e आवेश प्लस Q को प्रतिकर्षित करेगा तो अपनी ओर खींचेगा या 9e की ओर धकेलेगा? प्लस 9e की ओर धकेलेगा, क्योंकि प्लस 4e प्लस Q को क्या करेगा? अपने से दूर हटाएगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो यह आ जाएगा बल F2, यही होगा। दोनों बल कैसी दिशा में है? समान दिशा में, विपरीत दिशा में? विपरीत दिशा में, क्योंकि प्लस 9e आवेश प्लस Q को इधर से प्रतिकर्षित करेगा, प्लस 4e प्लस Q को इस तरफ से प्रतिकर्षित करेगा। तो दोनों बल कैसे होंगे? एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे। और आप जानते हैं जब दो बल विपरीत दिशा में हो तो परिणामी बल निकालने के लिए हम उन्हें जोड़ते हैं, घटाते हैं। तो आप ध्यान दें F1 बराबर F1 बल 9e के कारण Q पर लग रहा है कितनी दूरी पर? x दूरी पर। तो आ जाएगा K, Q1 की जगह आ जाएगा 9e,
Q2 की जगह आ जाएगा Q बटे में दूरी R स्क्वायर की जगह आ जाएगा x स्क्वायर, ये होगा। अब प्लस क्यू आवेश पर दूसरा बल, क्योंकि हमको तो प्लस क्यू आवेश को कहां पर रखना है, संतुलन में रखना है, और ये कब होगा, जब कुल परिणामी बल शून्य हो। तो आ जाएगा प्लस क्यू आवेश पर प्लस 4e आवेश के कारण बल, प्लस 4e आवेश के कारण बल। तो आ जाएगा F2 बराबर के, इन दोनों के बीच बल है ना, तो पहला आवेश है 4e, ये किस पर बल लगा रहा है, Q पर। कितनी दूरी पर बल लगा रहा है, ये x दूरी पर या 1 माइनस एक्स दूरी पर, 1 माइनस एक्स दूरी पर, बटे में आ जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, हो गया। तो आ जाएगा परिणामी बल, परिणामी बल, परिणामी बल क्या हो जाएगा, F बराबर F1 माइनस F2, यही होगा परिणामी बल, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में, इसलिए हमने घटा दिया। अब प्रश्न में क्या कहा है, प्लस क्यू आवेश संतुलन में होना चाहिए, और आप जानते हैं कोई कण संतुलन में कब होता है, जब उस पर लगने वाला कुल परिणामी बल कितना हो, शून्य हो। तो संतुलन की स्थिति में कुल परिणामी बल शून्य होना चाहिए। तो F1 माइनस F2 बराबर 0, पक्षांतरण आप करेंगे तो F1 किसके बराबर होगा, F2 के, यही होगा। अभी 2 प्रश्न तो आप कर चुके, तीसरा आप कर ही रहे, तो मैं यहां पर इसका सॉल्यूशन कर देता हूं। अब देखो F1 बराबर होगा F2 के, F1 का मान रख दो के 9e गुणा में Q बटा x स्क्वायर बराबर F2 का मान के 4eq बटा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखो दोनों तरफ k से k चला जाएगा, e से e चला जाएगा, q से q चला जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 9 बटा एक्स स्क्वायर बराबर 4 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। वज्रगुणा द्वारा पक्षांतरण कर दें इनको, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को तो यहां पर ले आएंगे एक्स स्क्वायर के ऊपर, तो 9 को कहां पर ले जाएंगे, 4 के नीचे। यहां पर आप देखें दोनों पर ही वर्ग है, दोनों से यदि हम वर्ग घटाएं तो 1 माइनस एक्स बटा एक्स, दोनों के ऊपर से वर्ग घटा दिया, तो वहां पर क्या कर देंगे, वर्गमूल 4 बटा 9 का वर्गमूल आ जाएगा 2 बटा 3, यही होगा। तो आ जाएगा इससे 1 में x का भाग लगाओ 1 बटा एक्स, माइनस x में x का भाग लगाओ 1 बराबर 2 बटा 3, माइनस 1 को वहां पर ले जाओ तो आ जाएगा प्लस का 1 बटा एक्स बराबर 2 बटा 3 प्लस 1, और आप जानते हैं 2 बटा 3 में जब आप 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5 बटा 3। अब आप देखें तो x बराबर आ जाएगा 3 बटा 5, 3 बटा 5 का मतलब हो गया 0.6 मीटर, मिल गया x का मान। तो जब x का मान आपको मिल चुका है तो इसका मतलब यानी कि यह प्लस क्यू आवेश को, आपसे जो प्रश्न में पूछा है ना कि दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर है, दोनों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर हम प्लस क्यू आवेश को रखें कि वह संतुलन स्थिति में हो। तो हमने प्लस क्यू आवेश को दोनों को मिलाने वाली रेखा पर किस बिंदु पर रखा, O पर, जो कितनी दूरी पर था, 9e आवेश से x दूरी पर। तो मिल गया आपको x का मान 0.6 मीटर, और जब x का मान 0.6 मीटर होगा तो 1 माइनस एक्स का मान कितना होगा, 0.4 मीटर। निष्कर्ष मिल गया आपको। इसका मतलब दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर हम प्लस क्यू आवेश को प्लस 9e आवेश से तो 0.6 मीटर और प्लस 4e आवेश से 0.4 मीटर दूरी पर दोनों के मध्य कहीं पर रखेंगे,
तो ऐसी स्थिति में प्लस क्यू आवेश संतुलन की स्थिति में होगा, उस पर लगने वाला कुल परिणामी बल शून्य होगा। समझ में आ गया? तो ये तीसरा प्रश्न था। फिर से देख लें आपने प्लस क्यू आवेश को दोनों को मिलाने वाली रेखा पर बिंदु ऊपर रखा, कितनी दूरी पर? प्लस 9 आवेश से x दूरी पर। तो जब हमने प्लस क्यू आवेश पर दो बल निकाला, प्लस 9 के कारण ये से प्रतिकर्षित कर रहा था, प्लस 4EB से प्रतिकर्षित कर रहा था। दोनों बलों की हमने गणना की, कुल परिणामी बल के लिए दोनों को घटा दिया, क्योंकि दोनों तरफ से प्रतिकर्षण कैसे दिशा में हो रहा था? विपरीत दिशा में। तो जब हम इसको हल करते हैं, क्योंकि संतुलन की स्थिति में कुल परिणामी बल कितना होना चाहिए? शून्य। तो हमें निष्कर्ष मिलता है कि इन दोनों आवेशों के मध्य प्लस क्यू आवेश को प्लस 9 आवेश से 0.6 मीटर और प्लस 4E आवेश से 0.4 मीटर दूरी पर रखने पर यह हमेशा संतुलन में होगा। इस पर दोनों आवेशों के कारण कुल परिणामी बल शून्य रहेगा। तो ये कुछ प्रश्न थे जो कूलाम के नियम पर आधारित थे, आवेशों के मध्य लगने वाले बल पर। ठीक है बेटा? अब हम यहां पर बात करेंगे फर्स्ट चैप्टर के सबसे मुख्य टॉपिक पर, जो कि इस चैप्टर का नाम भी है विद्युत क्षेत्र। हम इस चैप्टर के जो फर्स्ट चैप्टर है, इसके सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं, जो कि इस चैप्टर का नाम भी है विद्युत क्षेत्र। इस विद्युत क्षेत्र को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहते हैं विद्युत क्षेत्र को? इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए बेटा, विद्युत क्षेत्र क्या होता है? आप ही जानते हैं, कोई भी एक बिंदुवत आवेश दूसरे बिंदुवत आवेश को या तो आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक आवेश है Q1, दूसरा आवेश है Q2। दोनों के मध्य की स्थिति है या दोनों के मध्य की दूरी है r। अब आपसे कह दिया जाए कि Q1 आवेश के कारण Q2 आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा, तो आप यही तो बताएंगे, F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। यही बल आप बताएंगे। पर आप खुद देखें, दोनों यानी कि Q1 आवेश के कारण Q2 पर लगने वाला बल R दूरी पर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अब हम आपसे कहें कि क्या ये Q1 आवेश Q2 आवेश को अनंत तक आकर्षित या प्रतिकर्षित करेगा क्या? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यदि दोनों के मध्य की दूरी अनंत हो, यानी कि ये Q2 Q1 से अनंत दूरी पर चला जाए, तो अनंत दूरी पर जाते ही F का मान कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो क्या इस Q1 आवेश का जो अपना प्रभाव है, जिसके कारण ये Q2 को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित कर रहा है, क्या ये प्रभाव अनंत तक संभव होगा क्या? नहीं होगा, बल्कि एक निश्चित सीमित क्षेत्र या एक निश्चित परिसीमा तक ही संभव रहेगा। इस क्षेत्र को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। क्या कहते हैं हम? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब देखो कैसे हम इसको बोलेंगे। विद्युत क्षेत्र क्या होता है कि कोई भी आवेश Q अपने चारों ओर एक निश्चित क्षेत्र या एक निश्चित परिसीमा के अंदर ही किसी दूसरे आवेश को आकर्षित या
प्रतिकर्षित कर सकता है। अर्थात कोई भी बिंदु आवेश या कोई भी आवेश एक निश्चित क्षेत्र या परिसीमा में किसी दूसरे आवेश पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगा पाता है। उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। क्या कहते हैं? उस क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र। जैसे इसका मैं आपको और इजी वे में इसको समझाऊं। आप ये जानते हैं कि पृथ्वी हर वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। कब तक लगाती है पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल? जब तक कि कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र की सीमा में है। यदि कोई वस्तु या कण पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र की सीमा के बाहर चला जाएगा तो क्या पृथ्वी उस कण पर गुरुत्वीय बल आरोपित कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। आपने पढ़ा है ना एक पलायन वेग, 11वीं क्लास में पढ़ाया होगा आपको। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। इसका मतलब है यदि किसी कण को हम पृथ्वी की सतह से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंके तो क्या वह कण कभी पृथ्वी पर वापस आएगा? नहीं आएगा, बल्कि पृथ्वी की गुरुत्वीय सीमा से बाहर पलायन कर जाएगा। तो कहने का मेरा सीधा सा तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार पृथ्वी अपने चारों ओर एक निश्चित क्षेत्र या परिसीमा में ही किसी पिंड पर गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित कर सकती है, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वीय क्षेत्र। ठीक उसी प्रकार कोई भी आवेश अपने चारों ओर एक निश्चित परिसीमा में ही किसी दूसरे आवेश पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगा सकता है। उस क्षेत्र को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र, जिसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो विद्युत क्षेत्र का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम दो बातों को याद रखें। सबसे पहली बात, जो आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, अर्थात अपने चारों ओर के एक सीमित क्षेत्र में दूसरे आवेश पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगा रहा है, ऐसे आवेश को हम कहते हैं स्रोत आवेश। क्या कहते हैं ऐसे आवेश को? हम स्रोत आवेश कहते हैं। जो आवेश अपने चारों ओर एक निश्चित परिसीमा में अपना प्रभाव उत्पन्न करता है। जो आवेश अपने चारों ओर एक निश्चित परिसीमा में अपना प्रभाव उत्पन्न करता है, उस आवेश को हम क्या कहते हैं? स्रोत आवेश। तथा यह स्रोत आवेश अपनी इस परिसीमा में, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा आप लोग, यह स्रोत आवेश अपने चारों ओर की परिसीमा में, या विद्युत क्षेत्र बोल दो इसको आप, इस परिसीमा को तो विद्युत क्षेत्र हम कह रहे हैं, अपने चारों ओर के विद्युत क्षेत्र में जिस दूसरे आवेश पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाता है, उस आवेश को हम कहते हैं परीक्षण आवेश। क्या कहते हैं उस आवेश को? हम परीक्षण आवेश। जिसे हम कहते हैं टेस्टिंग चार्ज। ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव ही माना जाता है, नेगेटिव नहीं माना जाता है। वास्तविकता में हम इसे कहते हैं धन परीक्षण आवेश। क्या कहते हैं इसे? हम धन परीक्षण आवेश कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि एक परीक्षण आवेश की हम बात करें, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आवेश का परिमाण हमेशा पॉजिटिव ही माना जाता है। इसलिए परीक्षण आवेश को हम धन परीक्षण आवेश लेकर ही बात करते हैं। अब आप कहोगे कि ये स्रोत आवेश अपने चारों ओर के विद्युत क्षेत्र में धन परीक्षण आवेश पर बल लगा सकता है, यानी कि यदि ये धन परीक्षण आवेश
इस स्रोत आवेश के विद्युत क्षेत्र में यदि अंदर आता है तो ये बल का अनुभव करेगा, और यदि इस विद्युत क्षेत्र की परिसीमा से बाहर रहता है तो यह आवेश बल का अनुभव नहीं करेगा। ये जो हम धन परीक्षण आवेश मानते हैं, धन परीक्षण आवेश जो हम लेते हैं, यह बिल्कुल अल्प माना जाता है। धन परीक्षण आवेश हम बिल्कुल कैसा मानते हैं? अल्प मानते हैं, बहुत कम परिमाण का मानते हैं। वो इसलिए ताकि इसका खुद का अपना विद्युत क्षेत्र कैसा रहे? नगण्य रहे। कैसा रहे? नगण्य रहे। वो इसलिए यदि इस आवेश का अपना स्वयं का भी एक निश्चित परिमाण का विद्युत क्षेत्र होगा तो यह आवेश भी क्या करेगा? स्रोत आवेश पर बल लगाना प्रारंभ कर देगा। इसलिए धन परीक्षण आवेश जो हम लेकर चलते हैं वह अल्प परिमाण का माना जाता है। क्यों माना जाता है? ताकि इस धन परीक्षण आवेश का अपना स्वयं का विद्युत क्षेत्र कैसा रहे? नगण्य रहे। इसलिए हम इसे नगण्य मानते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है? कोई भी आवेश, स्थिर आवेश, आवेश गतिमान होगा तो विद्युत क्षेत्र के साथ वह चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न कर देगा। ये हम आगे बात करेंगे आने वाले चैप्टर्स में। तो कहने का मेरा अर्थ यह है, आप विद्युत क्षेत्र को किस प्रकार से परिभाषित करेंगे? आप विद्युत क्षेत्र को इस प्रकार से कह सकते हैं कि कोई भी स्रोत आवेश अपने चारों ओर जिस क्षेत्र या परिसीमा में किसी परीक्षण आवेश पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाता है उस क्षेत्र को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र किसका होता है? स्रोत आवेश का, जो अपने चारों ओर एक प्रभाव उत्पन्न कर रहा है। परीक्षण आवेश हम बिल्कुल नगण्य मानते हैं, अल्प परिमाण का लेते हैं परीक्षण आवेश। वो इसलिए ताकि इसका अपना स्वयं का विद्युत क्षेत्र कैसा रहे? नगण्य रहे। तो एक परिभाषा तो ये हो गई, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी आवेश के चारों ओर उत्पन्न वह क्षेत्र जिसमें रखा गया कोई परीक्षण आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र कहते हैं। एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, विद्युत क्षेत्र किसका होता है? स्रोत आवेश का। और उस स्रोत आवेश के विद्युत क्षेत्र में जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, अर्थात जिस आवेश पर बल लगता है, उस आवेश को हम क्या कहते हैं? परीक्षण आवेश। क्या कहते हैं उस आवेश को? हम परीक्षण आवेश। वास्तविकता में हम इसे क्या कहते हैं? धन परीक्षण आवेश। तो ये कॉन्सेप्ट आता है विद्युत क्षेत्र का। मैं फिर से एक बार इसको रिपीट कर रहा हूं, किसी आवेश के चारों ओर उत्पन्न वह क्षेत्र या परिसीमा जिसमें रखा गया कोई धन परीक्षण आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं उस क्षेत्र को? हम विद्युत क्षेत्र। कि धन परीक्षण आवेश यदि इस आवेश के विद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा तो ही आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। यदि इस विद्युत क्षेत्र से बाहर होगा तो इस पर कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण बल नहीं लगेगा। क्लियर? अब हम बात करें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये कॉन्सेप्ट आ गया बेटा विद्युत क्षेत्र का। अब हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे हम कहते हैं
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसे हम दर्शाते हैं वेक्टर ई से। यह कैसी राशि है? सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। कैसे परिभाषित करेंगे? अब मैं आपको बता दूं कि जब हम किसी आवेश के चारों ओर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को रखते हैं, प्लस क्यू नॉट को इस विद्युत क्षेत्र के अंदर लाते हैं, अर्थात इस आवेश के प्रभाव के अंदर लाते हैं, तो इस प्लस क्यू नॉट परीक्षण आवेश पर यह आवेश जो अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, ये क्या लगाता है? इस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाता है, वेक्टर एफ। ये लगाता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या होती है? विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे गए धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल तथा उस धन परीक्षण आवेश के परिमाण के अनुपात को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे गए किसी धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल तथा उस धन परीक्षण आवेश के परिमाण के अनुपात को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ बटा क्यू नॉट। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हमें दो ही चीज चाहिए कि धन परीक्षण आवेश पर कितना बल लग रहा है और उस धन परीक्षण आवेश का परिमाण कितना है। दोनों के अनुपात को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, अब इसमें देखो आवेश तो अदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किस पर निर्भर होगी? बल पर। कि कोई भी स्रोतावेश अपने विद्युत क्षेत्र में धन परीक्षण आवेश पर जिस दिशा में बल लगाएगा वही दिशा किसे दर्शाएगी? विद्युत क्षेत्र की दिशा को। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है वो विद्युत क्षेत्र में धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा पर निर्भर करती है। वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ बटा क्यू नॉट। धन परीक्षण जो परीक्षण आवेश हमेशा कैसा लिया जाता है? पॉजिटिव लिया जाता है। अब विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है किसी धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा धन परीक्षण आवेश के परिमाण के अनुपात को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह रहे हैं। इसका मात्रक क्या होगा? बल का मात्रक होगा न्यूटन बटा आवेश का मात्रक होगा कूलाम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक एमकेएस पद्धति में क्या बन जाता है? न्यूटन प्रति कूलाम, या एक मात्रक और होता है एमकेएस पद्धति में वोल्ट प्रति मीटर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक एमकेएस पद्धति में होता है न्यूटन प्रति कूलाम अथवा वोल्ट प्रति मीटर। ये वोल्ट प्रति मीटर कब आएगा? जब आप तीसरा चैप्टर पढ़ोगे विद्युत विभव एवं विभवांतर, उसमें आपको ये वाला मात्रक मिल जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। दोनों ही एमकेएस मात्रक है और आप कह सकते हैं 1 न्यूटन प्रति कूलाम किसके बराबर होता है? 1 वोल्ट प्रति मीटर के बराबर होता है। दोनों ही एमकेएस मात्रक होते हैं, समान होते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा क्या होगी? बिल्कुल आसान है निकालना। बल की विमा m1l1 t-2, यही है। आवेश की विमा क्या होती है? a1t1, धारा गुणा समय ही तो होती है आवेश की विमा। तो क्या बन जाती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा? m1l1 t की घात 1 ऊपर जाकर -1 तो जाएगी -3 और a की घात आ जाएगी -1।
ये आ जाती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक और विमा। बस आपको तो ये ध्यान रखना है विद्युत क्षेत्र क्या होता है। हालांकि इसके फॉर्मूले अब हम आगे भी निकालेंगे और आगे फॉर्मूले आएंगे। आपको तो ध्यान रखना है विद्युत क्षेत्र क्या होता है। कोई भी आवेश जिसे हम क्या कहते हैं स्रोत आवेश अपने चारों ओर जिस क्षेत्र या परिसीमा के अंतर्गत किसी धन परीक्षण आवेश पर बल लगाता है उस क्षेत्र को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र की परिसीमा में स्रोत आवेश तो हमेशा क्या लगाता है बल लगाता है और इस बल का अनुभव कौन करता है धन परीक्षण आवेश। ये परीक्षण आवेश हमेशा कैसा लिया जाता है अल्प लिया जाता है ताकि इसका खुद का अपना विद्युत क्षेत्र नगण्य हो। यदि इसका खुद का अपना विद्युत क्षेत्र होगा तो ये भी क्या करेगा इस स्रोत आवेश पर बल लगाना प्रारंभ कर देगा, इसलिए हम इसको नगण्य लेके चलते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या होती है। विद्युत क्षेत्र में जब हम धन परीक्षण आवेश को रखते हैं तो वह बल का अनुभव करता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। तो ऐसी स्थिति में विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा उस परीक्षण आवेश के परिमाण के अनुपात को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका मात्रक होता है एमकेएस पद्धति में न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर और 1 न्यूटन प्रति कूलम बराबर होता है 1 वोल्ट प्रति मीटर और इसकी विमा आती है m1 l1 t-3 a-a। ये आती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझ में आ गया। और फॉर्मूले हम इसके आगे भी निकालेंगे। अब हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं। हम किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कि आपको क्या करना है। एक बिंदु आवेश आपको दिया हुआ होगा, इस बिंदु आवेश के कारण क्या बतानी है आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको बतानी है। कि मान लीजिए एक बिंदु आवेश है प्लस क्यू, माइनस क्यू भी मान सकते हैं आप। आवेश तो कैसे हो सकता है पॉजिटिव या नेगेटिव। प्लस क्यू बिंदु ओ पर स्थित है। हमें क्या करना है इस आवेश के प्रभाव सीमा में r दूरी पर स्थित एक बिंदु है P। हमें बिंदु P पर क्या ज्ञात करनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। एक आवेश प्लस क्यू जो कि बिंदु O पर स्थित है। हमें इस आवेश प्लस क्यू के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु P पर क्या ज्ञात करनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आप जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम सदिश रूप में तो वेक्टर ई से दर्शाते हैं। यदि हम सदिश रूप की बात ना करें केवल परिमाण की बात करें तो किससे दर्शाएंगे आप ई से। और आप जानते हैं ई किसके बराबर होता है F अपॉन क्यू नॉट के। ये तो पढ़ी ना आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा कि किसी बिंदु पर रखे गए परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और उस परीक्षण आवेश के परिमाण के अनुपात को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यदि बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो हमें कौन सा आवेश रखना होगा परीक्षण आवेश रखना होगा। अब इस परीक्षण आवेश पर जितना बल लगेगा उस बल में क्यू नोट का भाग देने पर आपको क्या मिल जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने क्या करा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए बिंदु P पर कौन सा आवेश रखा
परीक्षण आवेश रखा प्लस क्यू नॉट। क्लियर? तो इस प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र में जो आवेश हमने रखा है क्यू नॉट, ताकि हमें बल मिल जाए, प्लस क्यू नॉट आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा? F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 आ गया जाएगा Q नॉट, यह आ जाएगा बटा R स्क्वायर, यही बल होगा। अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जब आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो क्या बताइए मैंने आपको? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर। E बराबर हो जाएगा F बटा क्यू नॉट। तो 1/Q नॉट को तो आपने कर दिया बाहर, F बचा, F का मान लिखा 1/4πε0 Q नॉट बटा R स्क्वायर। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो E बराबर 1/4πε0 Q बटा R स्क्वायर, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं 1/4πε0 क्या बन गया? कूलाम नियतांक K बन चुका, यही तो है ना। तो आ जाएगा KQ/R स्क्वायर, या आप लिख सकते हैं E समानुपाती 1/R स्क्वायर। तो हमें एक सूत्र मिल गया कि किसी बिंदु आवेश Q के कारण, किसी बिंदु आवेश Q के कारण R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? KQ/R स्क्वायर। और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कि जैसे जैसे किसी आवेश से हम दूर जाते जाएंगे, किसी आवेश से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे, वैसे वैसे उस आवेश का जो प्रभाव क्षेत्र है, जिसमें वह किसी परीक्षण आवेश को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर रहा है, वह प्रभाव क्षेत्र कम होता जाएगा या बढ़ता जाएगा? कम होता जाएगा, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। जैसे जैसे किसी आवेश से दूरी बढ़ेगी, वैसे वैसे उस आवेश का प्रभाव क्षेत्र यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती चली जाएगी। कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। समझ में आ गया सभी को? मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? किसी आवेश के चारों ओर उत्पन्न वह क्षेत्र या परिसीमा जिसमें रखा गया कोई परीक्षण आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। या आप ऐसा भी बोल दो कि किसी परीक्षण आवेश पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, उस क्षेत्र को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल F और परीक्षण आवेश Q नॉट के अनुपात को हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक महत्वपूर्ण बात, जो आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, यानी कि जिस आवेश का हम क्षेत्र निकाल रहे हैं चारों ओर का, उस आवेश को हम क्या कहते हैं? स्रोत आवेश। और इस स्रोत आवेश के विद्युत क्षेत्र में रखने पर जो आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, यानी कि जिस पर बल लग रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? परीक्षण आवेश कहते हैं। ये वास्तविकता में क्या होता है? धन परीक्षण आवेश होता है और इसका परिमाण बहुत अल्प होता है, ताकि इसका खुद का अपना विद्युत क्षेत्र कैसा रहे? नगण्य रहे। जैसे हमने यहां पर देखा है ना, हमें प्लस क्यू आवेश के कारण R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होती है परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश के परिमाण के अनुपात के बराबर होती है। तो हमने बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q नॉट को रखा ताकि इस पर जो बल लगेगा
उस बल में परीक्षण आवेश के परिमाण का भाग देंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी। तो इन दोनों आवेशों में स्रोत आवेश कौन सा है? प्लस क्यू, जिसके कारण हम विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं। और परीक्षण आवेश कौन सा है? क्यू नोट, जिस पर यह आवेश क्या कर रहा है? बल लगा रहा है। तो ये बात आती है विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगी। जैसे जैसे आवेश से हम दूर होते जाएंगे उस आवेश के विद्युत क्षेत्र का प्रभाव उतना ही कम होता चला जाएगा। क्लियर बेटा? ये था विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कल जो क्लास होगी, अगली जो हमारी क्लास आएगी, उसमें हम बताएंगे आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। मैंने आपसे कहा है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है? सदिश राशि, जो किस पर निर्भर करती है? स्रोत आवेश के कारण परीक्षण आवेश पर लगाए गए बल की दिशा पर निर्भर करती है। इस विद्युत क्षेत्र की हम दिशा की कल बात करेंगे।